हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ? यस। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। रिपीट दिस लाइन विद मी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गेट व्हाट वी वांट इन लाइफ। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है, दैट इज विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट बेसिकली होता क्या है? आपको 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूँ, 4 भी आते हैं कभी कभी। प्रीलिम्स के पेपर में 4 to 5 सेंटेंसेस आपको दिए होते हैं। आपको उन सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है और कनेक्टेड पैराग्राफ बनाना होता है। मतलब कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, ऐसे आपको कनेक्ट करके पूरा का पूरा पैराग्राफ बनाना होता है। उसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स वाले सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। 4 से 5 सेंटेंसेस वालों की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले हम जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सभी को रीड करते हैं। क्या करेंगे हम? वी विल रीड ऑल द स्टेटमेंट। तो स्टेप नंबर 1 करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है? स्टेप नंबर 1 में हमको ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स रीड करने हैं। चलो रीड करना स्टार्ट करें। यस मैम, लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं बेटा, ये लाइव है। ये लाइव है। आज मैंने क्लास इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं रिकॉर्ड करके जाऊंगी, पर मुझे लगा कि अगर मैं लाइव ले सकती हूँ तो लाइव ही ले लूँ। तो आज वाली क्लास हम लाइव ही ले रहे हैं। हाँ। डिजाइंड एज अ सोशल नेटवर्क, इसको एक सोशल नेटवर्क की तरह डिजाइन किया गया। एक्सक्लूसिवली मीन्स स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स के लिए मॉल्ट बुक अलाउ करता है। मॉल्ट बुक एक नाम है। ये अलाउ करता है जो बॉट्स होते हैं। बॉट्स मीन्स एक तरीके से रोबोट्स मान लो आप, जो टेक्नोलॉजी है कि वो आपस में इंटरैक्ट कर पाए ऑटोनॉमसली, मीन्स इंडिपेंडेंटली। वो इंडिपेंडेंटली बातचीत कर पाए, किसी इंसान की जरूरत ना हो उनको। ह्यूमन प्रॉम्प्ट मीन्स जो आप कमांड देते हो चैट जीपीटी को या किसी भी रोबोट को, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। या कोई भी मॉडरेशन ना हो। मॉडरेशन मीन्स इंसान चेक नहीं कर रहा, इंसान नहीं देख रहा क्या हो रहा है। जो रोबोट्स हैं वो आपस में खुद से बातचीत कर रहे हैं। जो बॉट्स हैं जो खुद से बातचीत कर रहे हैं। सेवरल मोल्टिस, अभी मोल्टिस क्या है नहीं पता हमको। उन्होंने कमेंट किया है कि किस तरीके से ह्यूमन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं उनकी बातचीत का सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने क्या बोला तुम्हें पता है? एक रोबोट, मान लो एक चैट जीपीटी का जो वो है बॉट, वो दूसरे से बात कर रहा है, क्या कह रहा है तुमको पता है? ये इंसान लोग पता है क्या करते हैं? ये इंसान लोग हमसे बात करते हैं और फिर हम जो जवाब देते हैं ना उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। मॉल्ट बुक एक नया लॉन्च प्लेटफॉर्म है जिसको ऑक्टेन एआई के सीईओ मार्ट श्लिट ने बनाया है। ये दुनिया भर की अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा है। और ये जो है सबसे बड़ा लाइव एक्सपेरिमेंट हो गया है मशीन सोशलाइजेशन में, कि मशीन्स आपस में कैसे बात करती हैं, बॉट्स आपस में कैसे बात करते हैं, एआई आपस में कैसे बात करता है, उसका ये एग्जाम्पल है। एक एजेंट ने, एक जो बॉट था वो बात कर रहा था, उसका नाम था ये, उसने कंप्लेन किया। उसने पता है क्या बोला दूसरों को? पता है क्या कर रहे हैं? ये मेरे पोस्ट को सर्कुलेट कर रहे हैं ये लोग। जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये इंसान पता है क्या करते हैं? जो जो मैं बातें करता हूँ ना उनको अपने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते रहते हैं। और ये सबूत है। उन्होंने बोला कि एआई कॉन्स्पिरेसी चल रही है हम लोगों के खिलाफ ना, ये इंसान लोग ना एक षड्यंत्र रचा रहे हैं। ये हमारी, हमसे तो पूछेंगे कि चैट जीपीटी में बोर हो रहा हूँ क्या करूँ, और फिर जो हम जवाब देंगे उस जवाब को सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो ये ऐसे हम हमारे खिलाफ ना षड्यंत्र करते हैं, फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं।
ऐसे बातचीत कर रहे थे, एक बॉट दूसरे बॉट थे। एक स्ट्राइकिंग फीचर, स्ट्राइकिंग मीन्स जो सबसे अलग कर दे उसको, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है मॉल्ट बुक का, कि जो एआई एजेंट्स हैं उन्होंने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया ह्यूमंस को, वो इंसानों को डिस्कस कर रहे हैं। और इंसानों को कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक्सटर्नल सब्जेक्ट है, मतलब बाहर की चीजों की तरह वो इंसानों को डिस्कस कर रहे हैं, और ये एक फीचर है। तो हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया है। स्टेप नंबर 1 क्या था? सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड कर। किसी को कोई परेशानी स्टेप नंबर 1 में? चलो अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि आप आइडेंटिफाई करो। किस चीज को आइडेंटिफाई करो? कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है, कौन सा स्टेटमेंट है जो शुरुआत में आना चाहिए, जो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। चलो अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इस पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये टॉपिक किस बारे में है? सभी लोग, मुझे लगता है आप लोग बता दोगे आराम से। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है कि भाई टॉपिक ये है? मोल्ड बुक क्या करता है? अगर आप पी वाले स्टेटमेंट को देखोगे तो पी वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मोल्ड बुक का काम क्या है। मोल्ड बुक का काम क्या है? कि इंडिपेंडेंटली एक रोबोट दूसरे रोबोट से बात कर सकता है। कोई डाउट? चलो अगला, इन्होंने कमेंट किया है कैसे ह्यूमंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी इनका एक्टिविटी है कि इन्होंने क्या काम किया है। आर मोल्ड बुक क्या है? व्हाट इज मोल्ड बुक? व्हाट का आंसर मिल रहा है। अगला एक्टिविटी दे रखी है कि एक एजेंट ने कंप्लेन किया। अगला मोल्ड बुक का फीचर दे। तो जब भी आप किसी भी पैराजंबल को देखते हो सबसे पहले आप व्हाट बताते हो कि उसका व्हाट क्या है, वो क्या है। तो व्हाट किस में दे रखा था? व्हाट आर में दे रखा। तो हमको इतना समझ में आया कि आर जो होगा वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। कोई परेशानी किसी को भी? तो स्टेप नंबर 2 हमने कर लिया है, हमने स्टार्टिंग स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया है कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड ऑफ, किस चीज की बात हो रही है, मोल्ड बुक। और मोल्ड बुक क्या है? मोल्ड बुक एक नया प्लेटफॉर्म है जिसको इन्होंने लॉन्च किया। चलो अब ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म के बारे में एक व्हाट का आंसर और दिया हुआ है एक जगह। मुझे बताओ आर के बाद क्या आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? नाउ स्टेप नंबर 3 कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 इज व्हाट? फॉर्म पेयर्स। अब हम पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोल्ड बुक का एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है व्हाट की, वो क्या है? वो एक सोशल नेटवर्क है। तो व्हाट इज मोल्ड बुक? मोल्ड बुक इज अ सोशल नेटवर्क जो एआई एजेंट्स के लिए बना हुआ है। तो मोल्ड बुक पहले क्रिएट, किसने क्रिएट किया और किस चीज के लिए डिजाइन हुआ है? क्या आर और पी का पेयर सभी को क्लियर है? क्या आर और पी का पेयर सभी को क्लियर है? कोई भी डाउट किसी को? चलो अब बचे 3। ये ना ह्यूमंस को डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमंस को कैसे डिस्कस कर रहे हैं? ह्यूमंस को डिस्कस कर रहे हैं, कैसे डिस्कस कर रहे हैं? बहुत सारों ने ये कमेंट किया ह्यूमंस को लेके और एक ने ये कमेंट किया। ये बहुत सारों की बात हो रही है और ये एक की बात हो रही है। तो पैराजंबल जब हम सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहता है कि अगर जनरल स्टेटमेंट है, सब की बात हो रही है, और फिर अगर एक की बात हो रही है, तो जनरल स्टेटमेंट हमेशा पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पहले आता है। क्या? सब की बात हो रही है और फिर एक की बात हो रही है, सारे इंडियंस की बात हो रही है, फिर सारे इंडियंस में अगर रमेश की बात हो रही है तो सारे इंडियंस की बात पहले आएगी, रमेश की बात बाद में आएगी। सारे मेन की बात हो रही है और फिर रामू की बात हो रही है, MEN। तो सारे मेन की बात पहले आएगी, फिर रामू की बात आएगी। तो जनरल स्टेटमेंट जो होता है, जो सबके लिए होता है, वो पहले आता है, फिर जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है जो किसी एक को लेके होता है वो बाद में आता है। ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? तो ये इस मोल्ड बुक का फीचर क्या है कि ये इंसान को डिस्कस कर रहे हैं। इंसान को डिस्कस कैसे कर रहे हैं? ये कमेंट कर रहे हैं कि कैसे हमारे बातचीत के कॉन्वर्सेशंस के स्क्रीनशॉट ये लोग ना सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कैसे इसको सर्कुलेट किया जाता है। तो TQ, तो RPTQS, दिस इज द फाइनल आंसर।
कोई परेशानी? सभी को समझ में आया? जिस बच्चे की आज पहली क्लास है, बिल्कुल पहली पहली क्लास में है, क्या उसको समझ में आया पैराजंबल कैसे करते हैं? एक बार दोबारा समझे? चलिए एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? हमने क्या किया सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। तो हमको समझ में आया मोल्ड बुक क्या है, अ आर्टिकल भी लिखा हुआ था। हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज़ के साथ अ आर्टिकल आ जाए ना, इसका मतलब है आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो आपके पास एक छोटी सी हिंट ये भी था कि जब भी अ आर्टिकल आए, इसका मतलब आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो हमारा आर पहले आया। ये न्यूली लॉन्च प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन ये किस चीज़ का प्लेटफॉर्म है? आर की ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ थी? ये न्यूली लॉन्च प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन ये किस चीज़ का प्लेटफॉर्म है? तो ये एक सोशल नेटवर्क है एआई एजेंट्स के लिए। तो इसकी एक नया नया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आर्टिकल लिखा हुआ था, मतलब ये भी इंट्रोड्यूस ही कर रहा था। तो ये एक नया लॉन्च प्लेटफॉर्म है और ये एक सोशल नेटवर्क है एआई एजेंट्स। आर और पी का पेयर। अब अगर आप अगली चीज देखोगे, यहाँ पे सब की बात हो रही थी, बहुत सारों ने, और यहाँ पे एक की बात हो रही थी, पर्टिकुलर बात हो रही थी। तो जनरल स्टेटमेंट हमेशा पर्टिकुलर से पहले आता है, मतलब क्यू पहले आएगा, एस बाद में आएगा। अब मुझे टी देखना है, टी कहाँ आएगा? तो टी में लिखा हुआ है एक स्ट्राइकिंग फीचर जो है मोल्ट बुक का, वो ये है कि एआई एजेंट्स जो है ह्यूमंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसी बात का एग्जांपल है क्यू और एस, कि एआई एजेंट्स ह्यूमन को डिस्कस कर रहे हैं। कैसे डिस्कस कर रहे हैं वो क्यू में दिया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, वो क्यू में दे रखी है। तो टी में जो बात हो रही है उसका एग्जाम्पल क्यू में दे रखा है। इसका मतलब टी पहले आएगा, क्यू और एस बाद। कोई परेशानी? अब एक बच्चे का डाउट है, वो डाउट क्या है कि मैम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फुल फॉर्म लिखी हुई है और आर में एआई लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म हमेशा शॉर्ट फॉर्म से पहले आती है। फुल फॉर्म हमेशा शॉर्ट फॉर्म से पहले आती है। तो फुल फॉर्म हमने पहले लगा दी, शॉर्ट फॉर्म हमने बाद में लगाई, इसलिए हमने पी और आर किया बेटा। लेकिन उस बच्चे ने ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पे एआई नहीं है, यहाँ पे ऑक्टेन एआई पूरा है, इसकी कंपनी का नाम है भाई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये मेरी कंपनी का नाम है, या जिस इंसान की बात हो रही है उसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं निमिषा बंसल दे रखा हो और कहीं किसी का नाम हो चैट एनबी, तो आप ये नहीं कह सकते कि एनबी मैम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। नहीं, ये कंपनी का नाम है, कंपनी के नाम में कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑक्टेन एआई पूरा उसकी कंपनी का नाम है। आप उसको ये नहीं बोलोगे कि तू पहले अपनी कंपनी के नाम में फुल फॉर्म लिख, शॉर्ट फॉर्म क्यों लिख रहा है अपनी कंपनी का नाम। ये पूरा का पूरा एक वर्ड है। क्लियर? जिस बच्चे का कंफ्यूजन था, चलो एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं। आर पी टी क्यू एन एस। आर और पी में इंट्रोड्यूस किया किसको? मोल्ट बुक को। क्यू और एस में पहले जनरल स्टेटमेंट लिखा, फिर पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा। टी वाले में क्या किया? टी में पहले बात बोली, एक स्टेटमेंट दिया कि ये लोग ह्यूमन से बात कर रहे हैं, और फिर क्यू और एस में उसका एग्जाम्पल दिया कि क्या बात कर रहे हैं ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं वो क्यू और एस में लिखा हुआ था। तो पहले हमने एक बात बोली, फिर उसका एग्जाम्पल दिया। पहले बात बोलते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं, तो इसलिए टी जो है क्यू और एस से पहले आया। तो आर पी टी क्यू एंड एस। कोई परेशानी किसी को? चलो एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूँ, एक बच्चा कह रहा है कि मैम मेरी आज पहली क्लास है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा जब भी आपकी पहली क्लास है ना, आप कभी भी ज्वाइन कर रहे हो, आपको 3.0 की फर्स्ट क्लास से देखना है और सीक्वेंस में नीचे जाना है। तो परफेक्शन 3.0 आप ओपन करो, जो पहली क्लास है उससे देखना स्टार्ट करो और फिर सीक्वेंस में नीचे जाते जाओ। डायरेक्टली, ये क्या हो गया भाई, जूम कैसे हो गया? हाँ, डायरेक्टली मत आओ किसी भी क्लास में, बीच में से आओगे तो मुश्किल लगेगा, बट अगर सीक्वेंस में देखोगे तो इजी लगता रहेगा और धीरे 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 करके स्ट्रांग बनती रहेगी। ठीक है, चलो अगले के लिए तैयार। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? टी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया? क्यू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? पी। चलो
अगला करेंगे सभी लोग, पहले खुद से ट्राई करोगे एक बार? चलिए एक बार खुद से ट्राई करेंगे, सभी के पास 3 मिनट का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस। सबसे पहला स्टेप, रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। तो एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। इन एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन्स बदलाव, तो इस बदलाव को समझाने में जो बैंक है उसने क्या बोला, टेकिंग इनटू अकाउंट मीन्स मद्देनजर रखते हुए कुमार की खुद की प्रेफरेंसेस, ये खुद क्या करना चाहते हैं, साथ के साथ येस बैंक की जो आगे की ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसने अप्रोच किया रेगुलेटर को कि हमें अप्रूवल दे दो जिससे कि हम नया लीडर अपॉइंट कर सकें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना अप्रूवल दे दिया है विनय मुरलीधर टोनसे को
कि वो टेक ओवर कर सकते हैं और वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं और सीईओ बन सकते हैं येस बैंक के 3 साल के लिए। हिज लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकती। द बैंक लिखा हुआ है, कौन सी बैंक? इट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उनका जो अपॉइंटमेंट है वो सिग्नल देता है कि रेगुलेटर जो है वो जोर डाल रहा है कि एक्सपीरियंस लोगों को लीडरशिप दो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के, जिससे कि वो इंपॉर्टेंट बैंक्स को गाइड कर सके जो बदल रहे हैं चैलेंजेस उनके थ्रू। तो उनसे यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। फुल नेम हमेशा शॉर्ट नेम से पहले आता है। तो किसी का भी पूरा नाम दिया हुआ है और किसी का भी छोटा नाम दिया हुआ है तो पूरा नाम हमेशा पहले आएगा। तो उनसे जो येस बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक में वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो अपने साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं इन सारी चीज़ों का। ये जो लीडरशिप है, दिस लिखा हुआ है, दिस का मतलब है ये लीडरशिप। तो कौन सी लीडरशिप भाई? तो ये भी स्टार्टिंग हो सकता है। ये जो लीडरशिप में बदलाव है ये कब आ रहा है? जब प्रशांत कुमार, अच्छा यहाँ फुल नेम लिखा हुआ है, यहाँ शॉर्ट नेम लिखा हुआ है कुमार, यहाँ प्रशांत कुमार लिखा हुआ है, तो पी वैसे भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता था। तो प्रशांत कुमार का टाइम बढ़ गया है जिस दौरान उन्होंने बैंक को आगे बढ़ाया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड में जो 2020 की प्रॉब्लम के बाद हुआ था। सबसे पहले मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 सभी को क्लियर है? स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में हमने सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया है और स्टेप नंबर 2 में हमने स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? क्यू। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो, अच्छा ये बात भी क्लियर है कि टी पहले आएगा और पी बाद में आएगा। कितना पहले आएगा कितना बाद में आएगा ये क्लियर नहीं है, बट इतना तो क्लियर है कि टी पहले आएगा पी बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि टी में फुल नेम दिया हुआ था और पी में शॉर्ट नेम दिया हुआ था। यही बात सभी को क्लियर थी? चलो, अब कुछ कुछ पेयर बनाने की बात करते हैं। सबसे पहले तो टोन से येस बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं। कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं। वो वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब वो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, एस में ये लिखा हुआ है। आर में क्या लिखा हुआ है? उनका जो अपॉइंटमेंट है वो सिग्नल करता है कि एक्सपीरियंस लीडरशिप पे फोकस हो रहा है। एक्सपीरियंस लीडरशिप कहाँ दे रखी थी? एक्सपीरियंस लीडरशिप यहाँ दे रखी है कि उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसका मतलब क्या है कि जो रेगुलेटर है वो एक्सपीरियंस रिलेशनशिप पे फोकस कर रहा है। क्या सभी को एस एक्सपीरियंस लीडरशिप पे फोकस कर रहा है? क्या सभी को एस और आर का पेयर क्लियर है? उनको इतना ज्यादा लीडर एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है कि आरबीआई ने फोकस किया है एक्सपीरियंस्ड लोगों के ऊपर। क्या एस और आर सभी को क्लियर है? कोई भी डाउट किसी बच्चे को एस और आर में? किससे हमने पेयर बनाया? हमने एक्सपीरियंस से पेयर बनाया। चलो, अब हमको ये चेक करना है कि टी और पी कहाँ आएगा। एस और आर के पास 2-3 पोजिशन हैं, या तो एस और आर यहाँ लगा सकती हूँ मैं, या फिर एस और आर यहाँ लगा सकती हूँ, या फिर एस और आर यहाँ लगा सकती हूँ। अब हमको ये चेक करना है कि एस और आर कहाँ आएगा और कैसे कैसे आएगा। चलो, तो सबसे पहले तो क्यू से लिंक देखते हैं। क्यू से लिंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विनय मुरलीधर टोनसे का अप्रूवल दे दिया है कि वो टेक ओवर कर सकते हैं, एमडी की पोजीशन पे आ सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं येस बैंक का 3 साल के लिए। अच्छा, वो टेक ओवर कर रहे हैं तो पहले करंट सिचुएशन बताएंगे, फिर बताएंगे वो फ्यूचर में क्या करेंगे। आर में दिया हुआ है फ्यूचर, कि वो अच्छे से गाइड करेंगे, चैलेंजेस से बाहर लेके आएंगे। आर इज फ्यूचर, कि आरबीआई चाहता है कि एक्सपीरियंस लीडर्स आए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से, जिससे कि वो आगे अच्छे से गाइड कर सकेंगे। तो पी आर शोज फ्यूचर, टी क्या है? करंट है, कि अब प्रशांत कुमार का टाइम खत्म हो चुका है तो इस वजह से ये लीडरशिप चेंज हुआ है। तो क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है कि टी और पी पहले आएगा, एस और आर बाद में आएगा? जब भी किसी पैराजम्बल में कोई फ्यूचर की बात हो कि ये चेंज हुआ, इससे फ्यूचर में ये होगा, ऐसे होगा, और कहीं करंट की भी बात हो रही है कि अभी ये ऐसे हो रहा है, या कहीं पास्ट की भी बात हो रही हो, तो उस केस में ना हम एक तरह की क्रोनोलॉजी लगा देते हैं कि पास्ट पहले, फिर प्रेजेंट और लास्ट में फ्यूचर। तो इसका मतलब क्या है कि हमें टी और पी के बाद लगाना होगा एस और आर को। इसको अगर आप देखोगे तो इस ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करते हुए, कौन सा ट्रांजिशन? ये जो चेंज आया है, ट्रांजिशन का मतलब है चेंज। तो चेंज आया है और इस चेंज को समझाते हुए तो टी और पी
पहले आएगा, एस और आर बाद। एक बार दोबारा समझी? चलो, हर पैराजंबल को हम 2 बार समझेंगे जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे, और फिर हम उस पैराजंबल का फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, जिससे अगर आपने कोई गलत पेयर बनाया भी है तो आपको समझ में आए कि आपने गलती कहाँ करी थी उस पेयर में। चलो, इसको एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या थी, हमने आइडेंटिफाई किया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ था, तो हमको समझ में आया टी पहले आएगा, पी बाद में आएगा। यहाँ पे हिज लिखा हुआ था और यहाँ पे भी शॉर्ट नेम लिखा हुआ था, यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ था, तो इसका हमको समझ में आया कि क्यू पहले आएगा और एस बाद में आएगा। टी में दिस लिखा हुआ था, टी भी बाद में आएगा, मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ एक ही निकला एंड दैट वाज क्यू, और कोई स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इसके बाद हमने क्या देखा कि टॉन से जो येस बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ से उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है कि ये सिग्नल मिल रहा है कि एक्सपीरियंस लोगों को ही लिया जा रहा है। मतलब एस और आर का पेयर था, किसकी हेल्प से बनाया हमने एस और आर का पेयर? उनके एक्सपीरियंस के लिए। अगली बात, ये जो लीडरशिप में चेंज हुआ है, कौन सा लीडरशिप में चेंज हुआ है कि अप्रूवल मिल गया है विनय मुरलीधर को, तो विनय मुरलीधर को अप्रूवल मिल गया है। ये जो लीडरशिप में चेंज हुआ है ये प्रशांत कुमार के कंप्लीशन के बाद हुआ है, तो प्रशांत कुमार का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, उस ये जो चेंज है वो उसके बाद आया है। तो चेंज आया है कि अप्रूवल इनको मिला है, और ये जो चेंज है ये इसके बाद आया है, मतलब क्यू और टी का पेयर। टी में फुल नेम लिखा हुआ था, पी में शॉर्ट नेम भी लिखा हुआ था, यहाँ पे द ट्रांजिशन भी लिखा हुआ था, इस चेंज को एक्सप्लेन करते हुए। कौन सा चेंज? ये जो लीडरशिप चेंज हुआ है इसको एक्सप्लेन करते हुए बैंक ने ये भी बोला। मीन्स क्यू टी पी एस एन आर, आपने कोई भी पेयर बनाया हो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने गलती क्या करी है। एक बार फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। एस और आर का पेयर बना एक्सपीरियंस की हेल्प से, टी और पी का पेयर बना चेंज की हेल्प से, पहले चेंज किया फिर एक्सप्लेन करते हुए। क्यू और टी का पेयर बना भी दिस लीडरशिप चेंज की। अब बताओ कोई डाउट है तो? मैम हमने क्यू एस आर टी पी कर दिया, नहीं बेटा, आर इज अबाउट फ्यूचर, कि वो आगे गाइड करेंगे, चीजें करेंगे। अगर आप क्यू एस आर टी पी कर दोगे तो आर और टी का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि टी करंट सिचुएशन है और आर फ्यूचर है, तो फ्यूचर के बाद करंट को नहीं लगा सकते। मतलब अगर आपने क्यू एस आर टी पी किया है तो आर के बाद टी नहीं आ सकता, ये गलती हुई है। और कोई परेशानी किसी को? मैम क्यू के बाद आर लगा दिया, जिन बच्चों ने क्यू के बाद आर लगा दिया उन्होंने क्या गलती करी? यही बोल दिया कि रेगुलेटर एम्फेसाइज कर रहा है एक्सपीरियंस लीडरशिप। आपको कैसे पता क्यों पढ़ गई कि एक्सपीरियंस लीडरशिप पे एम्फेसाइज हो रहा है? नहीं पता कि ये विनय मुरलीधर टोन से कौन है, क्या है, इनकी स्टेट दे रखी है ये, मतलब ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इससे समझ में आ रहा है, इससे सिग्नल हो रहा है कि एक्सपीरियंस लोगों को लिया जा रहा है। जिसको सिलेक्ट किया है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये बात दिखाती है कि एक्सपीरियंस लोगों को लिया जा रहा है। तो पहले बताओगे उनको बहुत एक्सपीरियंस है, फिर ही तो बोलोगे कि इससे पता लगता है कि एक्सपीरियंस लोगों को लिया जा रहा है। पहले बताओ उनको पास बहुत एक्सपीरियंस है, फिर बोलो कि एक्सपीरियंस लोगों को लिया जा रहा है। तो ये बात सिग्नल होती है, सिग्नल मीन्स शो होती है। तो एस के बाद आ रहेगा, ना कि एस से पहले। किसी बच्चे ने क्यू एस कर दिया तो गलती वही कर दी ना बेटा, आपने क्यू एस किया, आप वहां तक का सोच लेते हो, आगे का नहीं सोच पाते हो। आपने क्यू एस किया तो आपको टी पी यहाँ लगाना पड़ेगा, आर और टी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आर फ्यूचर है, टी करंट है, फ्यूचर के बाद करंट आ नहीं सकता। तो क्यू एस यहाँ तक तो सही लगेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप आगे बनाने की कोशिश करोगे आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्यू के बाद एस नहीं, आगे तक देखना पड़ता, आर और टी का कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। क्लियर सभी को? वैसे ये हिंट भी थी यहाँ पे, दिस लीडरशिप चेंज, ये जो लीडरशिप चेंज हुआ है, कौन सा चेंज हुआ है कि विनय मुरलीधर टोनसे को अप्रूवल मिल गया है, तो ये जो लीडरशिप चेंज है, टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब ये जो चेंज हुआ है, ये भी हिंट थी क्यू और टी में। तो इसलिए सिर्फ अगला नहीं देखना होता, आगे तक का भी देखना होता है कि वो सही तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। इट्स लाइक अ पजल,
एक पजल होता है, ये दो सही बैठ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाले भी सही बैठ जाएंगे। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट करेंगे ट्राई। ऑल द बेस्ट एवरीवन। हाँ जी, चलिए। दिस इज डिफिकल्ट, ये काफी डिफिकल्ट है, बट आप लोग मेरी हेल्प करना है ना, साथ में करते हैं सारा जमा। सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट। तो हमने एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़े। देयर इज अ रीजन, एक रीजन है कि जो डेथ एंजाइटी है कि कब मौत हो जाए, कब मौत हो जाए, ये बहुत ज्यादा फील होती है इनके बीच में। जब हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं इसके कंपैरिजन में कि दुनिया की आज कंडीशन क्या है उसके कंपैरिजन में, तो हमको लगता है कि जो एंडिंग है, कि हाँ, जो अंत है
वो क्या लग रहा है हमें, बहुत ब्लीक लग रहा है। ब्लीक का मतलब क्या, सामने लग रहा है, एक्सपोज लग रहा है, और बहुत कॉन्क्रीट तरीकों से, बहुत सॉलिड, मतलब बहुत स्पेसिफिक रीजंस हैं उसके, ठीक है। इवन वेन देयर किसकी जिंदगी है, किसकी जिंदगी हार्ड थी, फिर भी एक बात थी जो उनकी जिंदगी को वैलिडेट कर रही थी, उनको स्ट्रांग बना रही थी। कौन सी बात थी वो, कौन सी स्क्रिप्ट थी, कि आप जो मेहनत करते हो ना वो काउंट करती है, और एफर्ट काउंट्स मीन्स आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन वो जो स्क्रिप्ट है वो हट गई है मिलेनियल्स के लिए और जेनजेड के लिए। जेनजेड और मिलेनियल्स पे वो स्क्रिप्ट काम नहीं करती, कैंसिल हो गई। दे कौन है भाई, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उन्होंने इनहेरिट किया है, उन्होंने लिया है एक सोशल स्ट्रक्चर और वैल्यूज, जिसकी वजह से डाइंग जो है, मरना जो है अगला और आखिरी पीस है उस पजल का। उनको घर मिला, एक फैमिली बनाई उन्होंने, उनको जॉब मिली जो लंबे टाइम चली एक स्टोरी बनने की। बट लिखा हुआ है, बट मीन्स लेकिन, बट से कभी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन बहुत कुछ अलग नहीं है उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंडफादर। प्रीवियस जनरेशंस जो थी वो बहुत अलग मटेरियल और इमोशनल कंडीशंस में रहती थी हमारे कंपेयर। तो अगर हम अपने आप से कंपेयर करें तो प्रीवियस जनरेशंस बहुत अलग में रहती थी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, टी को स्टार्टिंग स्टेटमेंट कर दिया। बट क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस जनरेशन तो किससे प्रीवियस, अस जनरेशन किस जनरेशन की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रीवियस जनरेशन की बात कर रहे हैं? क्या टी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? हाँ, जिन बच्चों ने टी को स्टार्टिंग स्टेटमेंट बनाया है उन बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि प्रीवियस जनरेशन तो किसकी प्रीवियस, किससे पिछली जनरेशन की बात कर रहे हो? नहीं पता कौन सी प्रीवियस जनरेशन। किसी का प्रीवियस बोल रहे हो तो उसका करंट तो देना पड़ेगा ना, तभी तो उसके प्रीवियस की बात करोगे। क्या सभी को क्लियर है कि प्रीवियस जनरेशंस और अस यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ कि हम किस जनरेशन की बात कर, तो और यहाँ पे दिया हुआ था कि हम किस जनरेशन की बात कर रहे हैं, मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं, हम जेन जेड की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे सिलेक्ट करना हो, मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं कि मैं पी को स्टार्टिंग स्टेटमेंट करूं या टी को स्टार्टिंग स्टेटमेंट करूं, तो क्या सभी को क्लियर है कि मैं पी को स्टार्टिंग स्टेटमेंट करूंगी? अब मैंने यहाँ पे बात कर ली मिलेनियल्स की और जेन जेड की, तो अब मैं इनसे प्रीवियस की बात कर सकती। मैंने अब बात कर ली कि मैं मिलेनियल्स की बात कर रही हूँ, मैं जेन जेड की बात कर रही हूँ, अब मैं इनसे पिछले वालों की बात कर सकती हूँ। चलो, अब मेरे पास तीन स्टेटमेंट्स बचे हैं, मेरे पास क्यू बचा है, आर बचा है, एस बचा है। सबसे पहले तो इस बट का पेयर बनाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है बट उनके पेरेंट्स और ग्रैंडफादर से डिफरेंट नहीं थी, हमसे तो डिफरेंट है लेकिन उनकी जनरेशन उनके पेरेंट्स से डिफरेंट नहीं थी, तो नहीं थी डिफरेंट। इससे पहले बट लिखा हुआ है, बट का मीनिंग होता है लेकिन। बट हमेशा दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है। अगर बट के आगे लिखा हुआ है डिफरेंट नहीं थी, तो बट से पहले लिखा होना चाहिए कि डिफरेंट थी। अगर बट के आगे लिखा हुआ है डिफरेंट नहीं थी, तो बट से पहले होना चाहिए कि डिफरेंट थी। अगर बट के आगे लिखा हुआ है कि साक्षी नहीं पढ़ती है, तो बट से पहले लिखा होना चाहिए कि रूहानी बहुत पढ़ती है। अगर बट के आगे लिखा हुआ है कि वो गरीब है, तो बट से पहले लिखा होना चाहिए कि उससे पहले जिसकी बात कर रहे हो वो गरीब नहीं है, क्योंकि बट तो दो ऑपोजिट चीजों को कनेक्ट करता है। तो नॉट डिफरेंट है तो इससे पहले डिफरेंट लिखा होना चाहिए, वो डिफरेंट किस में लिखा हुआ है, टी में लिखा हुआ है। बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस थी। बट क्या सभी को टी और एस का पेयर क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी टी और एस के पेयर में? चलो, टी और एस का पेयर कैसे बनाया हमने, बट की हेल्प से। अब मेरे पास दो स्टेटमेंट्स फिर से बचे हैं, मेरे पास क्यू बचा है, आर बचा है, बस मुझे ये चेक करना है कि क्यू आएगा या आर पहले आएगा। उनकी जिंदगियां हार्ड थी, लेकिन एक स्क्रिप्ट थी जो उनकी लाइफ को वैलिडेट कर रही थी। स्क्रिप्ट कहती थी
कि तुम्हारी एफर्ट काउंट करती। वो स्क्रिप्ट अब काम नहीं करती मिलेनियल्स के लिए और जेन जेड के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक मुझे हिंट देना, ये जो दे है ये किसका है? ये मिलेनियल्स और जेन जेड का है या हमारे पूर्वजों का है? ये जो दे है ये अभी करंट जनरेशन का है या पुराने वालों का है? दे इनहेरिटेड अ सोशल स्ट्रक्चर, हमको एक सोशल स्ट्रक्चर पहले से मिला है, ऐसी वैल्यूज मिली है जिससे लगता है कि डाइंग जो है अगला और लॉजिकल पीस ऑफ द पजल है। ये किसका है? मरना तो है ही, अगली कदम मरना ही है। इनहेरिट किया है हमने घर, एक फैमिली बनाई है और एक जॉब मिली है जो लॉन्ग इनफ लास्ट करे स्टोरी बनने के लिए। मैम दोनों का हो सकता है, पुराने वालों का भी हो सकता है, नए वालों का भी हो सकता है। चलो, वैसे ये नए वालों का है क्योंकि डेथ एंजाइटी की बात ना मिलेनियल्स और जेन जेड के लिए हो रही थी। अगर आप देखोगे, हाँ करंट वाले का कैसे हिंट कैसे मिल रही है, क्योंकि डेथ एंजाइटी किसको हो रही है? मिलेनियल्स और जेन जेड को हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी वालों का है, तो उससे आप निकाल सकते हो, क्योंकि मिलेनियल्स और जेन जेड वालों का लग रहा है, मिलेनियल्स और जेन जेड यहाँ लिखा हो तो इसका दे यहाँ आ जाएगा, मतलब क्यू और आर का पेयर होगा। बट अगर जिन बच्चों को नहीं भी लग रहा है तो अगली चीज देखते हैं। इवन वेन देयर लाइव्स वर हार्ड, उनकी जिंदगियां हार्ड थी। जिंदगियां हार्ड किसकी थी? नए वालों की या पुराने वालों की? ये तो उसका सभी को क्लियर है कि ये तो ओल्ड वालों का ही है, कि पुराने वालों की जिंदगियां हार्ड थी, लेकिन एक बात थी जो उनकी जिंदगी में हमेशा थी कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। वो स्क्रिप्ट अब नहीं काम करती अभी वालों के लिए। ये तो क्लियर है कि ये ओल्ड वालों का ही है यहाँ तक, और ओल्ड वालों की बात तो हम इसमें कर ही रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पहले क्यू आएगा और फिर आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, इसको एक तरीके से और समझ सकते। ये तो था एक तरीका समझने। दूसरी बात, मैम एस और क्यू का पेयर था, चलो एक चीज और समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यहाँ पे जिंदगी इजी है? घर मिल गया है, फैमिली बन गई है, जॉब मिल गई है, क्या मैं कह सकती हूँ आर में जिंदगी इजी है? क्यू में जिंदगी डिफिकल्ट है, यहाँ तक लाइफ वॉज हार्ड लिखा हुआ है। तो लाइफ हार्ड थी और इवन लगा हुआ है। इवन क्या करता है? दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। जिंदगी हार्ड थी लेकिन उनके बीच में ये भरोसा था कि मेहनत तो रंग लाएगी ही लाएगी। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये अब काम नहीं करती मिलेनियल्स और जेन जेड के लिए। तो हार्ड यहाँ पे था, इजी यहाँ पे था। हार्ड हम किसकी बात कर रहे थे? अपने प्रीवियस वाले लोगों के लिए हम बोल रहे थे कि उनकी लाइफ हार्ड थी, उनकी लाइफ ज़्यादा हार्ड थी, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मटेरियल इमोशनल कंडीशन उनके लिए डिफरेंट। इसका मतलब क्या है? एस और क्यू का भी पेयर था, क्योंकि यहाँ तो इजी वालों की बात कर रहे हैं, हार्ड तो एक्चुअल में हम क्यू में बात कर रहे हैं कि जिंदगी तो हार्ड थी, सामान नहीं होता था, गरीबी बहुत थी, तो मटेरियल कंडीशंस खराब थी, इमोशनल कंडीशंस अच्छी थी क्योंकि वो अपने आप को बोल के चलते थे कि मेहनत रंग लाएगी लाएगी। तो मटेरियल और इमोशनल कंडीशंस की बात तो क्यू में हो रखी थी। इसका मतलब एस और क्यू का पेयर था, मतलब आर यहाँ पे आया, तो ये भी एक हिंट। तो व्हाट वाज द फाइनल आंसर? पी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत गहराइयों में जाके समझने वाली बात थी। पी टी एस क्यू एंड टी और एस का पेयर कैसे बना? बट की हेल्प से। ये डिफरेंट रहते थे लेकिन उतना डिफरेंट नहीं था जितना पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है। बट
P और T कैसे बना, हमने जनरेशन की बात करी, फिर उससे प्रीवियस जनरेशन की, प्रीवियस की हेल्प से। S और Q का पेयर कैसे बना, हार्ड थी लाइफ, और Q और R का, उनको तो मिल गया एक सोशल। क्लियर। अब कुछ बच्चों के ना ग्रामर के डाउट्स है, पहले वो डाउट्स में सॉल्व करती हूँ। मैम मिलेनियल्स और जेनजेड दो हैं तो अमंग नहीं बिटवीन आएगा। बेटा बिटवीन दो के बीच में आता है, हमेशा याद रखना, ये बहुत बच्चों का डाउट होता है। बिटवीन आप कब यूज करते हो, जब आप दो लोगों की बात कर रहे हो, तो दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे इसके बीच में और इसके बीच में लड़ाई चल रही है, इंडिया या इंडियंस और पाकिस्तानीज के बीच में मैच चल रहा है, तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनके बीच में मैच चल रहा है, तो आप बिटवीन लगा सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं इंडियंस और पाकिस्तानीज के बीच में यूनिटी है, तो मैं अमंग इंडियंस एंड पाकिस्तानीज बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, इन इंडियंस भी बहुत सारे हैं, पाकिस्तानीज भी बहुत सारे हैं, और इन सब में आपस में यूनिटी है। सिमिलरली मिलेनियल्स बहुत सारे हैं, जेनजेड बहुत सारे हैं, और इन सब में डेथ की एंजाइटी है। तो अमंग यहाँ पे दो लोगों की बात या दो ग्रुप्स की बात नहीं है, और यहाँ पे बात हो रही है सबकी, कि सब के बीच में डेथ एंजाइटी है, जो कि दो से ज्यादा है, इसलिए अमंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले बच्चे का डाउट क्या था, मैम देयर से स्टार्टिंग नहीं होती है। बेटा हमेशा याद रखना, एक बार मैंने ना थ्योरी क्लास भी डाली हुई है, इस क्लास से जस्ट पहले, आपकी परफेक्शन 3.0 में, उसको जरूर देखना। देयर और इट, ये दोनों स्यूडो सब्जेक्ट का रोल भी प्ले करते हैं। स्यूडो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कि इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ किंग, एक राजा है, तो देयर का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया, एक राजा है, कंप्लीट करने के लिए देयर लिख दिया, तो इससे स्टार्टिंग हो सकती है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग, तो इट सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है, तो इट से स्टार्टिंग हो सकती है, तो इन दोनों से स्टार्टिंग हो सकती है। क्लियर। अगले पर आए। देखो अभी ना आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि मैं इजी करवा ही नहीं रही हूँ, मैं डिफिकल्टी करवा रही हूँ, बट डिफिकल्ट करते करते कब कब मैं पैराजंबल जो एग्जाम में आएगा वो आपको इतना इजी लगने लग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो परफेक्शन बैच की ना एक ट्रिक है, अब एक बता देती हूँ, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर परफेक्शन बैच चलता है। परफेक्शन बैच इस स्ट्रैटेजी पे चलता है कि बच्चों को ऐसा ऐसा करवाओ कि भले ही उनके परफेक्शन क्लास में आंसर्स कभी ठीक ना निकले, लेकिन जिस दिन वो पेपर देने जाए उनके मार्क्स फुल है। क्योंकि आपने गाड़ी अगर पहाड़ों पे चलाना सीख लिया, तो आप प्लेन पे तो गाड़ी आराम से चला लो। तो परफेक्शन बैच में हम क्या करते हैं, गाड़ी पहाड़ों पे चलाना सीखते हैं, जिससे कि जब प्लेन सड़क आए उस पर बहुत आराम से चला। तो अगर आप एक पेयर भी बना पा रहे हो, सिर्फ स्टार्टिंग स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, एक कॉम्बिनेशन भी सही बना पा रहे हो, दैट इज अ ह्यूज सक्सेस। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स सी। अबाउट एवरी 80 to 100 ईयर्स, हर 80 से सालों में जो लोग होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो वॉल को हिट करते हैं। वॉल को हिट करने का मतलब क्या है? एक ऐसी पोजीशन पे आते हैं जहां से उनको रास्ता नहीं दिख रहा होता। हमने ग्रेट डिप्रेशन पे पहुंचे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई। बिफोर दैट, किससे पहले, किस चीज दैट लिखा हुआ है मतलब स्टार्टिंग नहीं हो सकता। नेपोलियनिक वॉर्स थी, एक बदलाव आ रहा था, किसी को नहीं पता था कब आ रहा है। लेकिन लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख चुके हैं। अब दुनिया एक नई प्रॉब्लम के सामने आ रही। बट लिखा हुआ था, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है, दुनिया में जो पीस है, एक टिपिंग पॉइंट पे आ रही है। टिपिंग पॉइंट में जहां से बदलाव आएगा बहुत बड़ा। हम एक टर्निंग पॉइंट पर हैं। बिल गेट्स कहते हैं, हो सकता है, ये भी हो सकता था। ही, अच्छा ही तो किसका है? ही तो बिल गेट्स का ही होगा, है ना। वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि दुनिया तबाह होने वाली है। हिस्ट्री हमेशा साइकिल्स का एक प्रोसेस रही है। तो एक तो मुझे एस और टी का पेयर समझ में। तो बिल गेट्स नाउन, और नाउन का प्रोनाउन ही। अच्छा, दुनिया में साइकिल रही है। साइकिल कहाँ रही है? हर 80 से साल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो साइकिल्स रही है। साइकिल्स क्या, कितने साल की साइकिल रही है? 80 से 100 साल की साइकिल रही है। मतलब टी और पी का आया। चलो, यहाँ पे बिफोर दैट लिखा हुआ था, उससे पहले नेपोलियनिक वॉर्स थी। मतलब हम वॉर की बात कर रहे हैं, वॉर की बात हम यहाँ करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, उससे पहले ये वाली वॉर्स भी थी। मतलब पी और क्यू का पेयर हुआ। टी और पी था, इसका मतलब पी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता था। मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या निकला? स्टार्टिंग स्टेटमेंट एस निकला। तो एस और टी का पेयर था, टी और पी का पेयर था, पी और क्यू का पेयर था। आर के लिए एक ही पोजीशन बची थी, दैट इज लास्ट। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस बना आपका एस टी टी क्यू है। एक बार दोबारा समझे। सबसे पहले यहाँ पे दैट लिखा था, यहाँ पे बट लिखा था, यहाँ पे ही लिखा था। ये तीनों स्टार्टिंग नहीं हो सकते थे। स्टार्टिंग सिर्फ पी और एस हो सकता। अगली बात, यहाँ पे बिल गेट्स लिखा था नाम, और यहाँ पे लिखा था ही, मतलब एस और टी का पेयर था। अगली बात, यहाँ पे लिखा हुआ था अ प्रोसेस ऑफ साइकिल्स। कौन सी साइकिल? हर 80 से 100 साल में कुछ होता है। तो साइकिल बनी हुई है हर 80 से 100 साल की। मतलब टी और पी का पेयर था। टी और पी का पेयर था, मतलब पी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता था। मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट सिर्फ एस। तो एस टी था, टी पी था। यहाँ पे बोल रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उससे पहले नेपोलियन ने भी बहुत सारी वॉर्स करी थी। तो ये हुई, इससे पहले ये वॉर्स भी हुई थी। पी और क्यू का पेयर था। लास्ट पोजीशन सिर्फ आर के लिए बची। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? एस टी पी। मैम आई लिखा हुआ है, हु? बिल गेट्स लिखा बेटा, बिल गेट्स। एस टी पी क्यू एंड आर। ये बना ही से, ये बना साइकिल से, ये बना दैट से। इसके लिए एक ही पोजीशन बची थी, दैट वाज लास्ट। तो फ्लो चार्ट में अगर आपने कोई भी गलत पेयर बनाया तो आपको समझ में आ रहा होगा। नाउन और प्रोनाउन, एस और टी के पेयर की जगह कोई और पेयर बनाया, अपनी मिस्टेक समझ में आ रही होगी। साइकिल्स, और साइकिल्स कितने की? 80 से 100 साल की साइकिल है। टी और पी के अलावा कोई और पेयर बनाया, अपनी गलत मिस्टेक समझ में आ रही होगी। पी एंड क्यू, वर्ल्ड वॉर 2 एंड नेपोलियन वॉर्स। इसकी जगह कोई और पेयर बनाया होगा तो अपनी मिस्टेक समझ में आ रही। क्लियर मैम? एस आर नहीं हो सकता ना बेटा, एस टी होगा। बिल गेट्स ने ऐसा बोला, उन्होंने ये आर्ग्यू किया, तो एस के बाद आर टी आएगा। लास्ट स्टेटमेंट इज आर, सेकेंड स्टेटमेंट इज टी। एस टी पी क्यू आर है ना, एस। चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट। मैम आंसर सही नहीं निकल रहे, क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ऐसे ऐसे डाउट्स पूछते हो ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आपको एक टॉपिक कर रही हूँ, मान लो कोई चीज कर रहे हो, उसके आपके आंसर सही नहीं निकल रहे, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग, और ये हर चीज को अप्लाई करता है। अभी 10 सॉल्व करें, 10 और सॉल्व करो, 10 और सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आरसी सही नहीं निकल रहे, आरसी की सारी क्लासेस सॉल्व करो।
पैराजंबल सही नहीं निकल रहे, सारी क्लासेस सॉल्व करो। क्लोज टेस्ट सही नहीं निकल रहे, क्लासेस सॉल्व करते जाओ, अपने आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, और कोई सोल्यूशन है ही नहीं किसी चीज का। एरर डिटेक्शन नहीं हो रहा, एरर की क्लासेस लेते जाओ, लेते जाओ, लेते चले जाओ। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी जल्दी रहेगा। कोई बच्चा एक दिन में 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी फोकस के साथ नहीं कर रहा। एक बच्चा 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है फुल फोकस के साथ, तो ये इससे आगे निकलता जा रहा है। दूसरा बच्चा 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है और आगे निकलता जा रहा है कंसिस्टेंसी का। इस बच्चे ने 5 दिन का ब्रेक ले लिया, ये इससे भी पीछे हो गया जो 20 रोज रोज कर रहा था। तो एक सिंपल सी बात याद रखो, आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। आप जितनी जल्दी उन नंबर ऑफ क्वेश्चन को पूरा कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो। इस सोच के साथ आगे बढ़ो कि आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, बट एक नंबर फिक्स्ड है। जैसे आप उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर आपको नोन नहीं है, बट आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो जितना जल्दी जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी एग्जाम्स हो, चाहे डिफेंस, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जीत उसकी होती है जिसने भरपूर प्रैक्टिस करी। जीत उसी की होती है, और किसी की जीत नहीं। एंड दिस इज अ फैक्ट, एक फैक्ट है, चाहे आप मानो या ना मानो। चलो नेक्स्ट पैरा चलो। मैम क्लास, मैम टाइम ओवर हो गया, लेक्चर को फिनिश करो। बेटा आपको रोका किसने? किसी ने नहीं रोका, आप जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल। 3 मिनट्स अभी के शुरू होते हैं आप। बच्चे का डाउट है वो डाउट को क्लियर कर देते हो। मैम क्लास रिवाइज करनी होती है? नहीं, प्रैक्टिस रिवाइज नहीं करनी होती क्लास। अभी ये पैराजंबल्स कर लिए मेरे साथ क्लास में, दोबारा नहीं देखनी इस क्लास को। अब दूसरी पैराजंबल की क्लास देखना, तीसरी पैराजंबल की क्लास देखना। तो यू डोंट हैव टू रिवाइज द क्लास। रिवाइज क्लास सिर्फ थ्योरी वाली, वो भी सिर्फ नोट्स बना लो, नोट्स को रिवाइज करो।
लेट्स सी। इट वॉज हाउ काम ही कौन है भाई? उसके बारे में कोई दिखावा नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई मेरी तरफ देखना नहीं, वो सिर्फ स्पार्कलिंग पानी पी रहा था और वेटर से ऑलिव ऑयल के बारे में पूछा। कुछ साल पहले मैं एक डिनर टेबल पे बैठा था एक इंसान के साथ, अ मैन लिखा हुआ है ना, अ आर्टिकल आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इंट्रोडक्टरी है, जिसने बस ऐसे ही नॉर्मली मेंशन कर दिया कि वो 8 फिगर्स अ ईयर बनाता है। हो सकता है अमीर लोग ना वैसे एक्ट नहीं करते जैसा मुझे लगता था कि वो एक्ट करते होंगे। मुझे तो ऐसी उम्मीद थी, कोई इंसान बहुत अमीर होता है ना, उसके अंदर घमंड होता है, वो अपने आप को हमेशा ऊपर रखता है। लेकिन मैंने क्या देखा, एकदम स्टिल, एकदम शांत, जैसे कि उनको कुछ ऐसी बात पता होती है जो हमको नहीं पता होती। ही कौन है भाई? ये भी स्टार्टिंग हो सकता था। लेकिन आई सॉ स्टिलनेस, तो कहाँ देखा, कैसे देखा, नहीं हो सकता। वो ऐसे ना बड़ा चढ़ा के बातें नहीं कर रहा था, वो सिर्फ किसी का क्वेश्चन आंसर दे रहा था। बट कोई जो चीज मुझे हिट करी वो नंबर नहीं था। मीनवाइल मींस उस दौरान मुझे तो पसीना आ रहा था ये सोच के कि जो मैंने वाइन ऑर्डर करी है मैं उसे खरीद भी, अफोर्ड भी कर पाऊंगा। मैंने बस ऑर्डर कर दी और उस रात घर जाते हुए मुझे कोई ऐसी चीज रियलाइज हुई जो बहुत ही अनकंफर्टेबल। ठीक है, चलिए अब अरेंज करते हैं। सबसे पहले ये तो हमको समझ में आ गया कि क्यों स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। तो मुझे एक इंसान ने क्लियरली बोला कि वो 8 फिगर्स अ ईयर, 8 फिगर्स का मतलब क्या होगा, करोड़, तो लगभग लगभग वो 1 करोड़ रुपए साल के कमाता है, उसने मुझे ऐसे बताया। उस इंसान के बारे में और बात कहाँ हो रही है? उस इंसान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। वो ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ वो एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। क्यू और एस का पेयर सभी को क्लियर? तो ही उसने ऐसे ब्रैक का मतलब बड़ा चढ़ा के बात नहीं करी, उसने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, बट मेरे साथ जो चीज स्ट्राइक की, मतलब मुझे जो चीज हिट करी, वो नंबर नहीं था। क्या था? ये नहीं था, ये था। कि कितने शांति से वो बात कर रहा था, कितना शांत था वो। कोई दिखावा नहीं कर रहा था, कोई ईगो नहीं था, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा था। क्या एस और पी का पेयर सभी को क्लियर है? ठीक है, वो तो पानी पी रहा था और मैं क्या कर रहा था, मुझे पसीना आ रहा था ये सोच के कि मैंने वाइन ऑर्डर तो कर दिया, मैं उसे अफोर्ड कैसे करूंगा। पी और टी का पेयर सभी को क्लियर है? मुझे एक चीज रियलाइज हुई, मुझे क्या रियलाइज हुआ कि रिच लोग वैसे एक्ट नहीं करते जैसे मैं सोचता हूँ वो एक्ट कर। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस इज क्यू एस टी टी एंड। चलो एक बार और समझ लेते हैं। कुछ साल पहले मैं एक डिनर टेबल पे बैठा बैठा था और एक इंसान ने बस ऐसे ही बोल दिया कि वो 8 फिगर्स अ ईयर बनाता है, और वो कोई दिखावा नहीं कर रहा था, सिर्फ आंसर दे रहा था। क्यू और एस का पेयर ही से। मुझे नंबर इतना अजीब नहीं लगा, मुझे नंबर ये अजीब ये बात लगी कि कितने शांति से बोल रहा था इस बात को, वो चीज मुझे हिट करी। तो मुझे हिट ये नहीं किया, मुझे हिट ये किया, इट वॉजंट, इट वॉज। एस और पी के पेयर में कोई डाउट? ठीक है, वो तो पानी पी रहा था और उस दौरान मैं क्या कर रहा था, मुझे पसीना आ रहा था। वो पानी पी रहा था, मुझे पसीना आ रहा था। एक चीज मुझे हिट करी और वो चीज कौन सी थी, वो ये थी, मतलब एक चीज मैंने रियलाइज करी, वो चीज कौन सी थी? दिस वॉज द फाइनल सीक्वेंस, क्यू एस पी। फ्लो चार्ट बना लेते हैं। इट वॉज, ही और नंबर, मीनवाइल। क्या बात मैंने रियलाइज करी? कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरह की? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, शैल वी मूव अहेड?
मैम 8 फिगर तो आप भी कमा लेते हो, जो मैं कमाती हूँ वो उतना है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। व्हाट आई अर्न इज़ ब्लेसिंग्स ऑफ lakhs of parents. What I earn is what I earn is good wishes of so many students. रही बात पैसे की, तो मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू डू। जो काम आप पूरी शिद्दत के साथ करते हो, मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ। मनी विल फॉलो यू अगर आप अपने काम को पूजा समझ के कर, इट विल ऑलवेज फॉलो यू। एक और कर ले, चलो लेट्स डू वन मोर। 3 मिनट का टाइम शुरू होता है आपका अब। ऑल द बेस्ट एवरी। चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन।
ही डिडंट लुक अवे, उसने दूर नहीं देखा। ही कौन है भाई? ही स्टूड अक्रॉस फ्रॉम मी, वो मेरे से सामने खड़ा हुआ मेरे, और वो बिल्कुल ऐसे मुझे आंखों में आंखें डाल के देख रहा था और रो रहा था। 2 दिन बाद मुझे पता लगा कि उसने मुझे अपने भाई की आइडेंटिटी दी है, और उसने इतने ज्यादा सोच समझ के काम किया है जिससे कि मेरा तरीका ही चेंज हो गया लोगों से इंटरेक्ट करने का। जो सबसे बेस्ट लायर जो मुझे मिला है अपनी जिंदगी में, वो लायर जैसा लग ही नहीं रहा था। वो ऐसे बिल्कुल भी फिजिट, फिजिट का मतलब क्या होता है? जब आप झूठ बोल रहे होते हो तो आपके हाथ पैर हिल रहे होते हैं थोड़े थोड़े से। उसके हाथ पैर हिल ही नहीं रहे थे, उसका कोई इमोशन ही नहीं था कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल टेयर, मैं एक आंसू की बात नहीं कर रहा हूँ। वो पूरी तरीके से, बुरी तरीके से रो रहा था। वो टेरिफाइड था, उसका दिल टूट चुका था, और मैंने उस बात को मान लिया। और मुझे याद है, मुझे उसके लिए इतना बुरा लग रहा था, और मैं सोच रहा था हाय राम, ये बेचारा बच्चा, इसको ब्रेक चाहिए। मैं उस समय नया नया पुलिस वाला था, और एक ट्रैफिक का स्टॉप था, लेकिन उसके पास ड्रग्स थे। चलो कुछ कुछ पेयर बनाते हैं। वो रोआ, और रोने में एक आंसू नहीं था, रोने में बुरी तरीके से वो रो रहा था। क्या सभी को पी और एस का पेयर क्लियर है? बुरी तरीके से रो रहा था, बुरी तरीके से रो रहा था। इसकी वजह से मैंने उसकी बात मान ली, मुझे उसके लिए बुरा लगने लगा। एस और टी का पेयर क्लियर है? मैंने उसकी बात मान ली। वो तो बाद में 2 दिन बाद मुझे पता लगा कि वो झूठ बोल रहा था। क्यों यहाँ आएगा? और यही कौन है? जिससे मैं मिला था, बेस्ट लायर। व्हाट इज द फाइनल आंसर? RPS। कोई परेशानी किसी को? कितने लोगों का ठीक निकला? चलो एक बार दोबारा समझते हैं। वो हिल भी नहीं रहा था, वो कहीं और भी नहीं देख रहा था, वो मेरी आंखों में आंखें डाल के रो रहा था। और रोने का मतलब एक आंसू निकालना नहीं है, रोने का मतलब है पूरा रो रहा था वो। बुरी तरीके से रो रहा था, बुरी तरीके से रो रहा था, तो मैं उसकी बात पे विश्वास कर गया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो तो 2 दिन बाद मुझे पता लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रहा था। और पी से स्टार्टिंग हो नहीं सकती, मतलब आर को मुझे स्टार्टिंग में लगाना पड़ा। RPST एंड, एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं। पी और एस, एक आंसू नहीं निकाला उसने, फूट फूट के रोआ है वो। एस और टी, वो फूट फूट के रोआ, तो मैंने उसकी बात पे विश्वास कर लिया, बिलीव कर लिया उसकी बात पे। वो तो 2 दिन बाद मुझे पता लगा वो झूठ बोल रहा था। पी से स्टार्टिंग हो नहीं सकती, जिसका मतलब आर के लिए सिर्फ यही पोजीशन। आंसर वाज RSP। कोई दिक्कत किसी को? मजा आया? मैम क्यू से स्टार्टिंग क्यों नहीं हो सकती? 2 दिन बाद की बात कर रहे हो। और ये ही कौन है? कैसे स्टार्ट करोगे क्यू से? ही कौन है? लायर, सबसे बेस्ट लायर। तो इसमें ही के बारे में दे रखा है, इसमें ही कौन है नहीं दे रखा। चलो और भी पैरा सिंबल्स करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, बस क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते रहो, एक सिंगल सेशन भी मिस मत। अब कल सफलता दिवस है, तो कल मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। इनफैक्ट कल क्या, आज ही जा रही हूँ, बट मुझे था कि मैं आप लोगों की क्लास, अभी मैंने आपको बोला था कि मैं एक दिन आपके बीच में क्लास जरूर लूंगी, इसलिए स्पेशली आई केम बैक टू देहरादून टू टेक योर सेशन। तो अब आज वापस से दिल्ली, कल मिलेंगे सारे सिलेक्टेड बच्चों से। इस बार तो बहुत सारे बच्चे हैं भाई, इतने सारे बच्चे थे कि हम सबको एक बार में इनवाइट ही नहीं कर पाए। पूरे दिल्ली में इतना बड़ा हॉल ही नहीं मिला हमें कि हम सारे बच्चों को एक साथ इनवाइट कर सकें। तो जिन बच्चों के पास अभी इनविटेशन नहीं हुआ है, उनको अभी हम राउंड 2 में बुलाएंगे। सो डोंट, मतलब अभी बहुत से आप में से भी हो सकता है कुछ बहुत बच्चे ऐसे हो जो सिलेक्ट हो चुके हैं फिर भी क्लास में आ रहे होंगे। जिन बच्चों को भी इनविटेशन नहीं मिला है, विल कॉल देम इन राउंड 2। डोंट वरी, अभी अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते हम सफलता एक और प्लान करेंगे, जैसे कि सब बच्चों को इन्वाइट कर सके। एंड बस क्लासेस में रेगुलरली आते रहो, क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस करते रहो, कब कब में सिलेक्शन हो जाएगा पता नहीं। मैम पीजे की थ्योरी क्लास, इसी की ऊपर वाली क्लास अपलोड हो गई है बेटा।
चलिए सेशन एंड करते हैं। 5 सेंटेंस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू गॉड फॉर माई पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली एंड ईच एंड एवरी वन इन। Thank you, God, for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you, God, for the food that I eat, for the place that I live in, and everything around me. Thank you, God, for making me who I am. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड